तो कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड है जो जल के साथ में घुल जाते हैं और क्या बनाएंगे, सीधी बात है, धातु है तो क्षार बनाएंगे। धातु ऑक्साइड प्लस जल किसका निर्माण करेंगे, क्षार का। वही NaO प्लस H2O, Na2O, 2 NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। K2O ले लो, दूसरा एग्जांपल, पोटेशियम ऑक्साइड 2KOH, ये बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटास, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब है दूसरी, धातु की जल के साथ में अभिक्रिया। धातु की जल से अभिक्रिया, धातु जल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, इसके जैसा ही, क्या, विस्फोटक अभिक्रिया होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं अति क्रियाशील पदार्थ, जल से अभिक्रिया करके बनेगा धातु का ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड भाई, ये M है, ये H2O है, M का बन जाएगा MO, मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, प्लस ऑक्सीजन ये इधर आ गई, पीछे क्या बचा, हाइड्रोजन गैस, तो H2 गैस। तो हमेशा धातु है वो जल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो जो अति क्रियाशील धातु है, यानी बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु है, जिसको अपन चाकू से काट सकते थे, कौन सी थी, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों धातु जल के साथ में एक विस्फोटक अभिक्रिया करते हैं, मतलब आग पकड़ लेती है। इतनी खतरनाक रिएक्शन होती है, विद इन सेकेंड। पानी का टब है और आपने सोडियम का टुकड़ा उसमें डाल दिया तो बूम बूम हो जाएगा एकदम। तो ये सोडियम है, इसको मैंने जैसे ही जल में डाला तो विस्फोटक अभिक्रिया हो गई। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ में जुड़ जाती है, तो Na2O बनता है और हाइड्रोजन गैस बड़ी तीव्रता से निकलती है और एक विस्फोट होता है, आग पकड़ सकता है, या जलवनशील रहती है, ये विस्फोटक होती है। प्रयोगशाला में भी इसको नहीं करना चाहिए। सोडियम है वो नमी पकड़ के, वायु में से जो नमी है उससे भी आग पकड़ लेता है, अतिक्रियाशील है, इसलिए इसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, केरोसिन। केरोसिन मिट्टी का तेल देखा है क्या किसी ने, घासलेट। पुराने जमाने में ये रसोई में केरोसिन वाले चूल्हे में काम आता था, लालटेन में काम आता था, पढ़ाई करने में भी काम आता था। एक कांच की बोतल ले लेते, जो खांसी की दवाई आती है ना, इसके अंदर होल किया, इसमें रुई डाला, कपड़ा डाला कॉटन का, केरोसिन भरा, यहाँ पे तीली लगा दो और ये चिमनी का काम भी करती थी। तो ये आजकल अब गैस आ गई, लाइट आ गई, सब सुविधा है, तो इतना
प्रयोग का सेल का आता ही नहीं है, राशन कार्ड पे मिलता था ब्लू कलर का। अगला है, इससे थोड़ी कम क्रियाशील धातुएं जैसे कैल्शियम। कैल्शियम धातु अपने शरीर में कहाँ होती है पता है? अपने हड्डियों में। हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। और सोडियम वगैरह कहाँ पाया जाता है? ये अपने तंत्रिका तंत्र में या तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर में ये Na+Cl- और पोटेशियम काम आते हैं। तो कैल्शियम ये होता है हड्डियों में। ये जल के साथ में अभिक्रिया बहुत ही धीरे करता है। क्या करता है? धीरे। क्या बनाएगा? कैल्शियम प्लस जल। तो ये धीरे अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और H2 गैस आ जाती है बाहर। इसमें CaO बनता है, वो वापस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। आपने पढ़ा था CaO बना था चूने का पानी वगैरह वो वाला। तो ये सीधा अपने ये अभिक्रिया आ गई। और अपन को मेन इंपॉर्टेंट है कौन सी गैस आ रही है? हाइड्रोजन गैस आती है। फिर मैग्नीशियम धातु है, ये ठंडे पानी के साथ में काम नहीं करती है लेकिन गर्म जल के साथ में अभिक्रिया कर लेती है। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसके बाद में और भी बात करें, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। तो ये ना ठंडे के साथ में करता है ना गर्म के साथ में, केवल भाप के साथ में अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ में? भाप के साथ में अभिक्रिया करते हैं। इसके अलावा कुछ और धातु है जो अक्रिय धातु है। अक्रिय धातु चांदी, सोना, लेड, एक और है नाम याद नहीं आ रहा है, कॉपर। ये चारों अक्रिय धातु तो नहीं कह सकेंगे। ये जो सोना और चांदी ये तो बिल्कुल अक्रिय। तो ये ना तो ठंडे पानी से करती है, ना गर्म पानी से, ना ही भाप से, किसी प्रकार से भी जल के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करती। ये प्रश्न पूछ लेते हैं ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है? तो सोना, चांदी, लेड, तांबा ये जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। तीसरी अभिक्रिया है अपने धातु की अम्लों के साथ में अभिक्रिया। धातु और अम्ल के साथ में क्या अभिक्रियाएं होगी वो देखते हैं। धातु और अम्ल की अभिक्रिया। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया है। ज्यादा फास्ट पढ़ाऊंगा समझ में आएगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो आराम से समझो। वीडियो को समझ में नहीं आया थोड़ा सा रिवर्स कर लेना। लेकिन
ये समझना, इसके 4-5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए वो आप करके आना है। तो धातु M प्लस एसिड तो धातु और अम्ल, तो अपने धातु सोडियम धातु के साथ में अम्ल की अभिक्रिया कराई थी तो गैस निकली थी। कौन सी गैस आई थी? हाइड्रोजन गैस आई थी बाहर, और लवण का निर्माण होता है। तो धातु एसिड के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्लस लवण, हमने बताया था जिंक धातु के ऊपर पड़ा था, जिंक के ऊपर H2SO4 डाला था तनु, तो ये जिंक हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी और ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस आ गई थी। इसी प्रकार से सोडियम ने के साथ में HCl की अभिक्रिया करवाई तो NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर आ गई थी। तो यहाँ क्लोरीन ने यहाँ 2 यहाँ पे भी संतुलित कर दिया। तो धातु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस में कौन सी देते हैं? हाइड्रोजन गैस। ये प्रश्न एक आएगा, धातु अम्ल के साथ में कौन सी गैस देता है? ये हाइड्रोजन। लेकिन इसका एक अपवाद है, अपवाद है कौन सा? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। HNO3 ये जब धातु के साथ में अभिक्रिया करेगा, धातु के साथ ये अभिक्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। क्या देगा? नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड हो जाएगा, N2O NO2 जो भी इसके सेट होगा वो याद रखना। प्रश्न ऐसा आ गया, ऐसा कौन सा अम्ल है जो धातु के साथ में हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? नाइट्रिक अम्ल। ओके, प्रश्न ऐसा पूछ लिया, ऐसा क्यों होता है? या फिर ऐसा पूछ लिया नाइट्रिक अम्ल धातु के साथ में हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, क्यों? समझाओ। तो समझाना कुछ नहीं है, इतना सा याद रख लो, ये एक परबल ऑक्सीकारक होता है, परबल ऑक्सीकारक होता है, खुद ही ऑक्सीकारक है। तो जो हाइड्रोजन गैस बनी थी उसका ऑक्सीकरण कर दिया हाइड्रोजन गैस बनी, उसका ऑक्सीकरण कर दिया। ऑक्सीकरण से क्या बन गया? जल। और खुद की ऑक्सीजन चली गई, एक हाइड्रोजन इधर हो गया सेट। हाइड्रोजन तो जाना ही है ना, हाइड्रोजन गया, एक ऑक्सीजन भी साथ में चला गया, और पीछे क्या बचा? NO2 गैस। तो ये खुद एक परबल ऑक्सीकारक होता है, तो वो क्या कर देता है? इस अभिक्रिया में बनने वाली गैस का भी ऑक्सीकरण हो जाता है। किसका? हाइड्रोजन का। तो ये भी हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। अब इसका भी अपवाद है। अपवाद का अपवाद क्या है? यदि आप मैग्नीशियम और मैग्नीज Mg और Mn, ये दो ऐसी धातु है जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अति तनु HNO3, ये जो HNO3 की मैं बात कर रहा था ना, नाइट्रिक अम्ल इसका अपवाद है मैग्नीशियम और मैग्नीज धातु। ये इसका बहुत ही दुर्बल अम्ल कहे या फिर पानी डाल लिया बहुत सारा बहुत ही डाइल्यूट तनु, वहां पे ये हाइड्रोजन गैस देगा।
तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख सकते हैं कि अति तनु अम्ल HNO3 के साथ में मैग्नीशियम और मैग्नीज क्या देंगे, ऑक्सीजन गैस देगा। लेकिन अपन पढ़ रखा था भाई HNO3 के साथ नाइट्रोजन गैस नहीं देगा, तो ऐसा पूछ लिया तो ये ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन गैस देगा। कौन सा, मैग्नीशियम और मैग्नीज धातु है वो इसके साथ में अभिक्रिया करके देगा। अब HNO3 की बात आई गई है, तो इस HNO3 का एक और ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसका एक और दोस्त है HCl HNO3। जब ये दोनों मिल जाते हैं, जय और वीरू, ये जब दोनों ही मिल जाते हैं तो राजा बन जाते हैं। ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, दोनों मिलके अम्लों के राजा बन जाते हैं, अम्ल राज, या इसको कहते हैं एक्वेरेजिया, और ये ए है एक्वेरेजिया, अम्लराज। ये प्रश्न आता है अम्लराज किसका बना होता है, HCl प्लस HNO3। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हिंदी में उच्चारण करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये है नाइट्रिक अम्ल। तो अम्लराज किसका मिश्रण होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ जाता है। अम्लराज क्या किससे मिलकर बना होता है, HCl प्लस HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। यहां तक तो सही है। वो पूछ लेगा अनुपात कितना क्या होता है, कितने प्रतिशत ये है। अनुपात की बात करें तो यहाँ पे 3 लगा हुआ, HNO3 में क्या आ रहा है 3, तो ये 3 अनुपात नहीं होता है, ये 3 अनुपात 1। कई बार भूल जाते हैं, ये इसको आगे कर दिया तो HCl के 3 भाग होते हैं, HNO3 का 1 भाग होता है। क्योंकि इसमें पहले ही ऑक्सीजन 3 है तो अपन 1 भाग लेंगे। ये क्या प्रबल है तो अपन इसको 1 भाग ही लेते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होता है इसलिए 1 भाग लेते हैं। और ये ऐसे याद कर लो, या इसमें ऑक्स पहले से 3 है तो इधर 1 रख लो, कुछ भी आप करके ध्यान रखना। इधर 3 पहले से ही है इसलिए इस साइड 3 नहीं रखनी। यदि आपको मैं ऐसा कर देता हूँ HNO3 अनुपात HCl, तो यहाँ पहले से 3 आ रखे तो यहाँ 1 लगा दो, यहाँ 3, ये उत्तर सही हो जाएगा। परसेंटेज कहें तो ये हो गया 25%, ये और ये हो गया 75%। ओके, आगे अपन कल देखते हैं।